हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्योंकि आज का टॉपिक भी हमारा अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जीएस पेपर 3 के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। पीएलएफएस सर्वे में जारी हुए बेरोजगारी से जुड़े ताज़ा आंकड़े। आज की ये खबर हमने द इंडियन एक्सप्रेस के द क्यूरियस केस ऑफ इंडियाज फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2019-20 से ली है। तो इस खबर को हम जिन पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन के थ्रू आगे बढ़ाएंगे और इसके बारे में जिन जिन चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो उन पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले खबर को विस्तार से समझेंगे, फिर जानेंगे ये पीएलएफएस क्या है और ये पीएलएफएस रिपोर्ट जो ताज़ा रिपोर्ट है 2019-20, इस पर बात करेंगे। फिर इससे संबंधित जीडीपी और बेरोजगारी पर बात करते हुए जानेंगे कि क्या हमारे सामने वर्तमान में कारण और चुनौतियां हैं इस क्षेत्र में और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। फिर अंत में हमेशा की तरह आपकी मेंस की तैयारी के हिसाब से एक प्रश्न आपके लिए रहेगा। चलिए अब बात करते हैं खबर की, तो खबर विस्तार से समझते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीएलएफएस की नवीनतम 2019-20 वार्षिक रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बेरोजगारी दर एक साल में गिर गई है, जबकि इस दौरान भारत की जीडीपी विकास दर सबसे कमजोर थी। पीएलएफएस 2019-20 के अनुसार 2019-20 में एक ओर देश के एलएफपीआर में बढ़ोतरी हुई, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी दर में कमी आई। यह आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी में महज 4.2% की वृद्धि दर्ज की गई। एलएफपीआर यानी श्रम बल भागीदारी दर देश की कुल आबादी में श्रम बल का प्रतिशत होती है। श्रम बल अर्थात ऐसे लोग जो या तो कार्य कर रहे हैं या काम की तलाश कर रहे हैं अथवा काम के लिए उपलब्ध हैं। आइए अब जानते हैं पीएलएफएस के बारे में कि ये क्या है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ द्वारा आयोजित एक वार्षिक सर्वेक्षण है। प्रथम पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 थी, जो मई 2019 में जारी की गई थी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे को मुख्य रूप से देश में ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति को मापने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इन आंकड़ों का उपयोग योजना, नीति निर्माण, निर्णय समर्थन और सांख्यिकी विश्लेषण के लिए सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों तथा अन्य संगठनों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं आदि द्वारा किया जाता है। पीएलएफएस अनिवार्य रूप से देश में रोजगार की स्थिति को दर्शाता है और ऐसा करने में यह कई वेरिएबल्स जैसे बेरोजगारी का स्तर, रोजगार के प्रकार आदि पर डेटा एकत्र करता है। पीएलएफएस में बेरोजगार की गणना दो तरीकों से की जाती है। एक सामान्य स्थिति यानी यूजुअल स्टेटस या शॉर्ट में कहें यूएस, जिसमें सर्वेक्षण से पहले 365 दिनों में एक व्यक्ति पर्याप्त दिनों के लिए नियोजित था या नहीं, इस बात को मापा जाता है। जबकि दूसरा है करंट वीकली स्टेटस यानी सीडब्ल्यूएस। इसमें ये मापने की कोशिश की जाती है कि सर्वेक्षण से पहले के 7 दिनों में किसी व्यक्ति को पर्याप्त रूप से नियोजित किया गया था या नहीं। आइए अब जानते हैं इस नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट 2019-20 के बारे में। वर्तमान रिपोर्ट अब तक की तीसरी वार्षिक रिपोर्ट है जो एनएसओ द्वारा जुलाई 2019 और जून 2020 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के आधार पर जारी की गई है। एनएसओ बेरोजगारी संख्या सामान्य स्थिति यानी यूएस पर आधारित होती है, लेकिन यह दृष्टिकोण वैश्विक मानदंडों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अनुसरण किया जाता है या निजी क्षेत्र जैसे कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE द्वारा किए गए सर्वेक्षण के साथ तुलनीय नहीं है। विश्लेषकों के मुताबिक पीएलएफएस के यूएस आंकड़े यानी कि सामान्य स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि ये सर्वेक्षण से पहले के पिछले एक वर्ष में श्रम बल के नियोजन की स्थिति को दर्शाते हैं, जबकि सीडब्ल्यूएस आंकड़े बीते एक सप्ताह की स्थिति को बताते हैं। पीएलएफएस में शहरी श्रम बल भागीदारी और बेरोजगारी दर को तिमाही आधार पर सीडब्ल्यूएस के अंतर्गत मापा जाता है। हाल ही में इससे संबंधित आंकड़े जारी किए गए थे, तो इससे रिलेटेड वीडियो आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं अपनी इस रिपोर्ट की। तो जैसे कि हमने बात की सीडब्ल्यूएस और यूएस आंकड़ों की, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस टेबल में कि पीएलएफएस
के जो आंकड़े जारी किए गए तो 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की बात करें तो LFPR था 2019-20 में LFPR 40.1% था, जबकि जो बेरोजगारी दर थी वो 4.8% थी। यहाँ दूसरी टेबल में देख सकते हैं कि जो बेरोजगारी दर थी US यानी सामान्य स्थिति की बात करें तो 2019-20 में 4.8% थी, जबकि यही बेरोजगारी दर CWS के अगर आधार पर देखें तो 8.8% थी। तो इसीलिए विश्लेषकों का मानना है कि जो PLFS है इसमें जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो US और CWS दोनों के आधार पर जारी किए जाते हैं, जबकि इंटरनेशनल नॉर्म्स की अगर बात करें, जैसे ILO की भी बात करें, तो वहाँ पर CWS के आधार पर जो बेरोजगारी दर है उसके आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो अगर CWS के आधार पर देखें तो 8.8% बेरोजगारी दर रही, ऐसा विश्लेषकों का मानना है कि तो इस हिसाब से ये बेरोजगारी दर घटी नहीं है बल्कि बढ़ी है। यहाँ एक और टेबल में देख सकते हैं कि जो PLFS के जो आंकड़े हैं वो LFPR और जो बेरोजगारी दर है और युवा बेरोजगारी दर से रिलेटेड आंकड़े दिखाए गए हैं। तो इसमें जुलाई सितंबर 2019 से लेकर अप्रैल जून 2020 तक के आंकड़े हैं, जिसमें जुलाई सितंबर 2019 में जहां LFPR 36.8% था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.4% था, युवा बेरोजगारी दर 20.6% थी, वहीं अप्रैल जून 2020 में LFPR तो घटा 35.9% हुआ, लेकिन जो बेरोजगारी दर थी वो बढ़कर 20.9% हो गई और जो युवा बेरोजगारी दर थी वो 34.7% हो गई। आइए अब बात करते हैं GDP और बेरोजगारी दर की। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP एक निर्धारित अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, जबकि बेरोजगारी दर की बात करें तो बेरोजगारी दर को श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। GDP की बात करें तो वर्ष 2019-20 में GDP दर में 4.2% की वृद्धि हुई, जबकि मार्च अप्रैल 2020 में कोरोना महामारी ने देश को बुरी तरह प्रभावित किया और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के अनुसार मार्च 2020 में मासिक बेरोजगारी दर 8.75% थी, जो अप्रैल 2020 में बढ़कर 23.52% के आंकड़े पर पहुंच गई। हालांकि यह मई में थोड़ा कम होकर 21.73% हुई, जबकि जून 2020 में 10.18% हो गई। अब जानते हैं इस क्षेत्र में इससे संबंधित कारण क्या है और चुनौतियां क्या हैं। सबसे पहले हमारे देश की विशाल और बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी के कारण और चुनौती के रूप में नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में कमी की वजह से जो लोग हैं वो अन्य क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो सही शिक्षा और प्रशिक्षण के अभाव में असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका भी पर्याप्त डेटा उपलब्ध न होना एक समस्या है। इसके अलावा जब लोगों के पास काम के अवसरों की कमी होती है तो उनकी आय में कमी होने लगती है और लोग स्वरोजगार अपनाने के लिए यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मजबूर हो जाते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सभी को स्वरोजगार उपलब्ध हो सके, तो ये भी एक समस्या है। इसके अलावा अपर्याप्त अवसंरचनात्मक ढांचा तथा जो छोटे और लघु कुटीर उद्योग हैं और छोटे व्यवसाय हैं, उनका वित्तीय सेवाओं की कमी के चलते बाजार से जुड़ाव का अभाव देखा जाता है। साथ ही कई सामाजिक बंधनों के चलते महिलाएं भी पर्याप्त रूप से श्रम बल में अपनी भागीदारी पूरी तरीके से नहीं दे पाती हैं। तो ऐसे में इन चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि में कमी करने के प्रयासों पर ध्यान देना होगा। साथ साथ कृषि क्षेत्र पर अधिक फोकस करने की ज़रूरत है ताकि उस पर जो भी लोग निर्भर हैं वो उसे छोड़कर उत्पादकता की कमी के चलते, जैसे हम बात करें तो उसे छोड़कर अन्य क्षेत्रों की तरफ पलायन ना करें। इसके अलावा ऐसी प्रभावी नीतियां बनानी होंगी जिससे कार्यबल में महिलाओं की जो भागीदारी है उसकी कमी को बहुत हद तक कम किया जा सके, खत्म किया जा सके। इसके अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान या वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल की व्यवस्था अधिक से अधिक हो, जिससे कि जो असंगठित क्षेत्र में लगे लोग हैं वो सही तरीके से प्रशिक्षण पा सकें। साथ ही साथ परंपरागत और पैतृक व्यवसायों में लगे लोगों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपने इन व्यवसायों को छोड़कर दूसरे व्यवसायों की तरफ पलायन ना करें, क्योंकि इस तरीके से भी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है।
इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकारों को साथ मिलकर काम करने तथा सुधार के निर्णयों से प्रभावित विभिन्न हितधारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा रोजगार परक क्षेत्रों के साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को भी मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। आइए अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। वर्तमान PLFS रिपोर्ट के आंकड़ों को देखते हुए GDP और बेरोजगारी दर के बीच संबंध का विश्लेषण करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल फिर मिलेंगे किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।